हेलो। आज हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आए हुए हैं, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम और बीएसडब्ल्यू के प्रथम वर्ष में आधार पाठ्यक्रम की परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ये उपयोगी प्रश्न हैं। ये इकाई प्रथम के ये प्रश्न हैं पूरे, तो इन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, जो आपके परीक्षा से संबंधित ये प्रश्न बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, जो आपके परीक्षा में काम आएंगे। चलो हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर कि विश्व में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 4 जून, 3 जून, 2 जून को। तो विश्व में पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें, क्योंकि हर बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को टच कर दीजिए, जिससे कि मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा और तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। हम और ये भी देखेंगे कि आपके जो पुराने पेपर हैं, पुराने पेपर को भी हल करके और उसका भी वीडियो बना करके आप तक हम पहुंचा देंगे, जिससे कि आपको परीक्षा में बहुत ही सहयोग प्राप्त होगा। चलिए हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण की प्रकृति किस प्रकार की है? तो पर्यावरण की प्रकृति बहुविषयक है। इसमें से निर्वनीकरण नहीं है, एकल विषयक भी नहीं है और संगठनीय भी नहीं है। तो पर्यावरण की प्रकृति बहुविषयक है। तीसरे प्रश्न में चलते हैं हम कि पर्यावरण में क्या क्या सम्मिलित है। तो पर्यावरण में वायुमंडल भी सम्मिलित है, स्थलमंडल भी सम्मिलित है, जलमंडल भी सम्मिलित है और जैवमंडल भी सम्मिलित है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा कि ये सभी सम्मिलित हैं। प्रश्न 4 की ओर चलते हैं हम कि वायुमंडल की ऊपरी परत का विस्तार कितने किलोमीटर तक होता है? तो वायुमंडल की ऊपरी परत का विस्तार 1000 किलोमीटर तक होता है। जो सबसे ऊपरी परत होती है उसका विस्तार 1000 किलोमीटर तक होता है। प्रश्न क्रमांक 5 में चलते हैं हम कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन है 21% ऑक्सीजन है और ये 0.03%, तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये 78% ये नाइट्रोजन है। तो प्रश्न हमारा है कि ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? तो ऑक्सीजन पूर्ण रूप से 21% है वायुमंडल पर। अगले प्रश्न में चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 की ओर कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम बताइए। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। आगे चलते हैं हम कि प्रश्न 7 में कि वायुमंडल का कौन सा भाग जलवायु संबंधी प्रभावों से मुक्त रहता है? तो वायुमंडल का जो समताप मंडल है, ये जलवायु संबंधी जो प्रभाव हैं इससे मुक्त रहता है, क्योंकि स्थलमंडल में भी जलवायु संबंधी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि तापमान का बढ़ना, तापमान का घटना और आपके वर्षा होना, ये क्षोभ मंडल में भी होता है। तो बट समताप मंडल में ये जलवायु संबंधी प्रक्रियाएं नहीं होती हैं और उसके ऊपर के मंडल में भी नहीं होती हैं, जैसे कि ओजोन मंडल ले लें, वहाँ भी कोई जलवायु संबंधी प्रक्रियाएं नहीं हैं और आपके आयन मंडल में भी नहीं है, बहिर्मंडल में भी नहीं है। बट स्थल मंडल और क्षोभ मंडल में जलवायु संबंधी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि वर्षा का होना, बिजली का चमकना, ओले बरसना, ये सब क्षोभ मंडल की प्रक्रियाएं हैं, जो कि स्थल मंडल में आकर के भी ये प्रक्रियाएं देखने के लिए मिलती हैं। अगला प्रश्न हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 कि निम्नलिखित में से कौन सा अनवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है? अनवीनीकरण का मतलब होता है जिसका हम एक बार उपयोग करने से दूसरी बार हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, ऐसे संसाधन को
अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है अनवीनीकरण संसाधन? पेट्रोल ऊर्जा है। पेट्रोल ऊर्जा एक बार हमने उपयोग किया और फिर वो स्मोक बन करके, धुआं बन करके वो उड़ जाता है, फिर उसके बाद हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन वायु ऊर्जा का हम 2 बार उपयोग कर सकते हैं, जल ऊर्जा का भी हम 2 बार उपयोग कर सकते हैं, भूमि ऊर्जा का भी हम 2 बार उपयोग कर सकते हैं। तो ये तीनों आ, सा और दा ये नवीनीकरण ऊर्जा के संसाधन हैं, लेकिन पेट्रोल जो है वो अनवीनीकरण है। अगला प्रश्न चलते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है? देखिए अब वो क्वेश्चन फिर से यहाँ पर आ गया कि जो नवीनीकरण संसाधन है, तो भूमि संसाधन, वन संसाधन, जल संसाधन, ये तीनों जो है ये नवीनीकरण संसाधन है। हम इनका एक बार उपयोग करने के बाद में पुनः हम इनका 2 बार फिर से उपयोग कर सकते हैं, इसलिए ये नवीनीकरण संसाधन के अंतर्गत इन्हें रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 10, प्राकृतिक वातावरण का एक तत्व संसाधन तभी बन सकता है जब मनुष्य उसको समझता हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन ब्रोइक महोदय का है, जिन्होंने ये परिभाषा दी हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। फिर निम्नलिखित में से असीमित प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? असीमित प्राकृतिक संसाधन का मतलब जो कि नवीनीकरण संसाधन, इन्हीं को हम असीमित प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं, जो कि वायु ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, ये जो हैं ये असीमित प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दुर्लभ संसाधन कौन कौन से हैं? दुर्लभ का मतलब ये होता है कि जो बहुत कम मिलते हैं प्रकृति में, जो कहीं कहीं देखने के लिए मिलते हैं, ऐसे संसाधन को दुर्लभ संसाधन कहते हैं। जैसे कि ये यूरेनियम है, प्लेटिनम है और पन्ना है। तो ये तीनों जो संसाधन हैं ये दुर्लभ संसाधन है, ये हर जगह प्राप्त नहीं होते। ये अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न क्रमांक 13, तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तनीय है? अपरिवर्तनीय, तो जल शक्ति भी अपरिवर्तनीय है, वायु शक्ति भी अपरिवर्तनीय है, आणविक शक्ति भी अपरिवर्तनीय है, इसलिए यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 14 है, संसाधन पर्यावरण का वह तत्व या लक्षण है जो किसी न किसी रूप में उपयोगी होता है। यह कथन किसका है? यह कथन स्मिथ का है, स्मिथ महोदय ने इस कथन को दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भूक्षरण का नहीं है? तो भूक्षरण का कारण अपघर्षण नहीं है, अपवाहन है। भूक्षरण का कारण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भूक्षरण का नहीं है? अपघर्षण, निरंतर कृषि, अपवाहन। यहाँ पर ये अपघर्षण ये उत्तर गलत है, यहाँ विकिरण सही है, बा, उत्तर नंबर बा लगा, बा को आप सही उत्तर मानिए, क्योंकि अपघर्षण भी भूक्षरण का कारण है। प्रश्न कह रहा है कि भूक्षरण का कारण नहीं है, अपवाहन भी है भूक्षरण का कारण और निरंतर कृषि भी है, यहाँ ये विकिरण नहीं है। ये जो कलर है ये गलती से लग गया है कि अपघर्षण नहीं है करके, पर इसका सही उत्तर विकिरण है, बा, आपका बा नंबर का है। अगला प्रश्न में हम चलते हैं कि मिट्टी के क्षरण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? मिट्टी के क्षरण को, तो भूमि का ढाल भी मिट्टी के क्षरण को प्रभावित करता है, मृदा की प्रकृति भी और वनस्पति की सघनता भी, तो इसमें उपरोक्त सभी सही है। प्रश्न क्रमांक 17 है, भूमि एक मुख्य संसाधन है जो कि प्रकृति की निःशुल्क देन है। यह कथन किसका है? यह कथन एस के रुद्रा का है। तो ये 3-4 कोटेशन हमने आपके इस वीडियो में सम्मिलित किए हैं, तो इनको आप अच्छे से याद रख लें, क्योंकि एक ना एक कोटेशन परीक्षा में ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 18वां, भारतवर्ष में शुष्क प्रदेश का विस्तार कितने प्रतिशत है? तो शुष्क प्रदेश का विस्तार 12.13% है। अगला प्रश्न है आपका
प्रश्न क्रमांक 19, कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र मरुस्थल कहलाते हैं? तो 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल का नाम दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 20 है, क्षारीय मिट्टी उसको कहते हैं जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। यहाँ उत्तर सा सही हो जाएगा, जिसका पीएच मान 7 है। तो 7 को तो कहते हैं कि ये उदासीन है, और 7 से यदि कम है तो 7 से कम होने से उसको ये कह देंगे कि वो अम्लीय है, वह अम्लीय मिट्टी है। और यदि 7 से अधिक है तो वो क्षारीय मिट्टी के अंतर्गत उसे रखा जाता है। मतलब जो 7 है तो 7 को कहते हैं उदासीन। चलिए अगला वीडियो वो प्रश्न है आपका, प्रश्न क्रमांक 21, पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है? तो पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है। और आप कमेंट्स करके बताएंगे कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर थल पाया जाता है। तो कमेंट्स में आप लिखेंगे कि पृथ्वी के इतने प्रतिशत भाग पर थल पाया जाता है, ये आप कमेंट्स करके इसका आप आंसर देंगे। मैंने जल का तो बता दिया कि पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है। आप लोग बताएंगे कि थल कितने प्रतिशत भाग पर पाया जाता है, वो कमेंट्स करके बताएंगे आप। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्रमांक 22, निम्नलिखित में से कौन सा सतही जल स्रोत है? तो नदी ये सतही जल है। नलकूप ये भूमिगत जल है, क्योंकि जमीन के अंदर से निकाला जाता है। गहरा कुआं भी भूमिगत जल है, ये सतही जल नहीं है। पाताल तोड़ कुआं भी ये भूमिगत जल है। भूमिगत जल का मतलब ये होता है कि जमीन के नीचे से, धरातल के बहुत अधिक गहराई से जो जल को निकाला जाता है उसे भूमिगत जल कहते हैं। और लेकिन जल के जो सतह में बहता है, जैसे तालाब हुआ, तालाब सतह में रहता है, नदी धरातल के सतह में बहती है, तो ये सतही जल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ आंसर द हो जाएगा नदी। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्रमांक 23, जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? तो जल संकट का प्रमुख कारण यहाँ उपरोक्त सभी है, क्योंकि देखिए अत्यधिक दोहन का मतलब ये होता है कि अधिक से ज़्यादा आप उपयोग करना, और नगरीकरण में भी अधिक से अधिक जल खर्च होता है। और नगरीकरण तो एक ऐसा आज स्थिति हो गई कि अनेक बहुत सारी समस्याओं का कारण ये बन गया है। औद्योगिकीकरण में भी जल का अधिक से अधिक दोहन होता है। तो इसीलिए जल संकट का जो प्रमुख कारण है इसमें से सभी है। प्रश्न क्रमांक 24 को हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जल सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो जल सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये 1977 को किया गया था। अब प्रश्न क्रमांक हम 25 देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना लीटर पानी पी लेता है? इसका सही उत्तर है सा, कि हर एक व्यक्ति जो है 60,000 से लेकर के 65,000 लीटर तक अपने संपूर्ण जीवन में 60,000 से 65,000 लीटर तक पानी वो पी लेता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्रमांक 26, स्वच्छ जल की गुणवत्ता की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो स्वच्छ जल, खारा जल तो हमेशा हर जगह मिलता है, लेकिन स्वच्छ जल की दृष्टि से भारत जो है 120वां स्थान रखता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्रमांक 27, निम्नलिखित में से भूतापी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो धरातल के नीचे से ये प्राप्त होती है, लकड़ी से भी नहीं, सूर्य के प्रकाश से। यहाँ पर कुछ लोग ये समझेंगे कि सूर्य के प्रकाश से भूतापी ऊर्जा प्राप्त होती है, ऐसा लगता होगा, बट इसका सही उत्तर है कि धरातल के नीचे से भूतापी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है आपका 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से ऊर्जा संकट का समाधान है? तो वैकल्पिक ऊर्जा से ऊर्जा संकट का समाधान दिखाई देता है। तो कोयला तो पृथ्वी में जितना होगा वो धीरे धीरे करके समाप्त होते जा रहा है। पेट्रोलियम भी जितना है तो वो धीरे धीरे करके समाप्त होते जा रहा है। जो जलविद्युत ऊर्जा है, तो जलविद्युत ऊर्जा भी उतने संसाधन यहाँ पर उपलब्ध है नहीं। बट यदि हमें ऊर्जा संकट को दूर करना है, या ऊर्जा संकट को हमें समाधान का हिस्सा यदि हमें ढूंढना है, तो कोई वैकल्पिक ऊर्जा
को हमें खोजना होगा, जैसे कि बायोगैस ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, और भी ऐसे ऊर्जा के जो संसाधन हैं, जो वैकल्पिक स्रोत हैं, उन्हें हमें डेवलप करना होगा। तो हमारे भारत देश से ऊर्जा संकट समाधान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्न क्रमांक 29 कि विकासशील देशों में ईंधन का सबसे बड़ा उपयोगी स्रोत क्या है? ईंधन के लिए विकासशील देशों में, भारत भी एक विकासशील देश है, तो आज की स्थिति में भी यदि हम देखते हैं तो कोयला सबसे बड़ा ईंधन का स्रोत है। आज आप देखेंगे कि सबसे अधिक विद्युत का जो उत्पादन हो रहा है वो ताप विद्युत से हो रहा है। ताप विद्युत मीन्स वहाँ पर फैक्ट्री में जाकर के कोयला को जलाया जाता है, फिर ताप अधिक से अधिक ताप वहाँ पर बनाया जाता है। तो इसका सीधा सीधा संबंध है किससे? कोयला से है। प्राकृतिक गैस से नहीं है, ज्वारीय ऊर्जा से भी नहीं है, पेट्रोल ऊर्जा से भी नहीं है। तो कोयला ऊर्जा से सबसे ज़्यादा ईंधन विकासशील देशों में बनाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 30 नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो ये अनवीनीकरणीय ऊर्जा है, ये इसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। अगला है 31 नंबर का प्रश्न है प्राकृतिक गैस का विश्व में कौन सा देश संपन्न है? तो ये रूस संपन्न है प्राकृतिक गैस के लिए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 32 बायोगैस या गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? तो बायोगैस में ये मीथेन गैस पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 33 में चल करके देखते हैं हम निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध हो जाता है? तो ऊर्जा का कौन सा स्रोत है जो सस्ता और आसानी से? तो ये सौर ऊर्जा है। ज्वारीय ऊर्जा भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकती, जल विद्युत भी नहीं हो सकते, बट सौर ऊर्जा जो सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा है वो हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 34 निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो गैर परंपरागत, परंपरागत का मतलब होता है जो हमारे जो पूर्वजों से चली आ रही जो परंपरानुसार ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे कि लकड़ी परंपरागत ऊर्जा है, कोयला परंपरागत ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस कई गैसों से कई समयों से हम लोग भोजन पका रहे हैं, उसका उपयोग हम कर रहे हैं, तो ये जीवाश्म है। बट पवन ऊर्जा जो है वो गैर परंपरागत साधन है। गैर परंपरागत साधन की दूसरी परिभाषा और है कि जो कभी समाप्त ना होने वाली, एक बार उपयोग कर लेने के बाद में हम उसे दूसरी बार भी उपयोग कर सकते हैं, तो इसे गैर परंपरागत संसाधन के अंतर्गत इसे रखा जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 35 निम्नलिखित में से परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं? तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत मतलब लकड़ी भी है, कोयला भी है, प्राकृतिक गैस है, जो कि एक बार उपयोग करने के बाद में वो नष्ट हो जाते हैं। इन्हें अनवीनीकरण संसाधन भी कहते हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत को अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं। और गैर परंपरागत, जैसे कि अगला प्रश्न ये था यहाँ की गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, इन्हें नवीनीकरण संसाधन भी कहते हैं। नवीनीकरण मतलब हम इन्हें एक बार उपयोग करके दूसरी बार फिर हम इन्हें उपयोग कर सकते हैं। ऐसे इससे संबंधित पहले भी 2-3 प्रश्न आए हुए हैं, तो आपको समझने में कोई ज़्यादा उतनी कठिनाई नहीं होगी। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 36 विश्व की कुल ज्वारीय ऊर्जा का भारत उत्पादित करता है? तो 40,000 मेगावाट ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा से भारत उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है 37 नंबर का भारत में सर्वप्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो ये तारापुर मुंबई में सबसे पहले नाभिकीय ऊर्जा का जो संयंत्र लगाया गया था वो तारापुर मुंबई में लगाया गया था। प्रश्न क्रमांक 38 है संपोषित विकास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन से देश में किया गया? तो सबसे पहले संपोषित विकास का जो शब्द का जो प्रयोग है वो क्यूबा में किया गया। संपोषित विकास शब्द को और अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि धारणीय विकास कहें, संपोषित विकास कहें, और इसका एक और नाम है संपोषित विकास, धारणीय विकास,
और क्या कहते हैं इसको, तीसरा नाम और देखो याद नहीं आ रहा मुझे। चलिए यदि आएगा तो अगले वीडियो में हम उसे और एक प्रश्न शामिल कर देंगे। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यह है कि धारणीय विकास शब्द का प्रयोग विश्व संरक्षण नीति में कब किया गया था? देखिए धारणीय विकास का तो ये 1980 में धारणीय विकास शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन संपोषित विकास शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम कौन से देश में किया गया था? तो क्यूबा में किया गया था। लेकिन कब किया गया था? ये 1980 में इसे किया गया था। तो प्रश्न क्रमांक 40 में चलते हैं। पारिस्थितिक पोषणीय विकास किस देश में प्रयुक्त किया गया था? तो ये पारिस्थितिक पोषणीय विकास ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया था इसे। प्रश्न क्रमांक 41 में हम चलते हैं। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो सबसे पहले जो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो ब्राजील में हुआ था। अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न आपके सामने है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन किया गया था, जोहान्सबर्ग में। प्रश्न क्रमांक 43 हम देखते हैं 43 कि सतत विकास सम्मेलन 2012 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये 2012 का जो सतत विकास सम्मेलन है वो रियो डी जेनेरियो में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 44। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब पारित हुआ था? ये 2010 में पारित हुआ था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगला प्रश्न है और शायद ये आखिरी प्रश्न है ये, प्रश्न क्रमांक 45 पृथ्वी सम्मेलन कब कब मनाया जाता है? ये कब कब नहीं है, ये पृथ्वी सम्मेलन कब मनाया जाता है। ये प्रश्न ऐसा है, यहाँ कब कब 2 बार टाइप हो गया है, इसे डिलीट कर दीजिएगा। तो पृथ्वी सम्मेलन जो है प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को ये मनाया जाता है पृथ्वी सम्मेलन। तो इस तरह से आज ये 45 क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हुए हैं। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए और इस चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में करके उसे टच कर लीजिए, जिससे कि आपको अगले वीडियो आपको बड़े आसानी से आपकी आईडी पे प्राप्त हो जाएंगे। और धीरे धीरे करके ऐसे मैं बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा जो आपको प्रोवाइड में करा दूंगा, जिससे कि आपकी परीक्षा के लिए आपको बहुत सहयोग प्राप्त होगा। धन्यवाद।